देखो जरा ये साधु लोग किस तरह अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तुमने इस कक्ष के नियम तोड़े हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है गुरुजी, मैं चला जाता हूँ। तीसरे नहीं, सीधे 33वें कक्ष में भेज दिया गया। धन्यवाद गुरुजी। अब 33वें कक्ष की ट्रेनिंग कोई मामूली नहीं थी। यहाँ एक बुजुर्ग साधु थे जिनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लग जाता था कि वो हर बार जब लकड़ी की घंटी मठ का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते तो उसके साथ लोहे के हथौड़े से बड़ी घंटी पर वार करना पड़ता था। सुनने में आसान लगता है लेकिन असल में ये बेहद मुश्किल था। हथौड़ा भले ही सिर्फ 10 किलो का था लेकिन उसे एक लंबे बांस के डंडे के सिरे पर बांधा गया था। अब जितना लंबा डंडा उतना ज्यादा वजन महसूस होता है। जब बांस पूरा लंबा यानी करीब 12 फीट था तो वो 120 किलो जैसा महसूस होता था। अर्जुन आगे बढ़ा और उस डंडे को उठाने की कोशिश की लेकिन पूरी लंबाई पर तो वो हिला भी नहीं पाया। तब बुजुर्ग साधु ने कहा 2 फीट आगे पकड़ो। अब वजन करीब 80 किलो के बराबर हो गया। इस बार किसी तरह वो उसे उठा पाया। फिर ट्रेनिंग शुरू हुई। जैसे ही गुरुजी लकड़ी की घंटी बजाते उसी ताल पर उसे लोहे की घंटी पर वार करना होता। कुछ ही वार के बाद उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। कलाई में इतना दर्द हुआ कि उसने हथौड़ा गिरा दिया। फिर दूसरी हाथ से उठाकर दोबारा शुरू किया। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसकी कलाई सूजकर नीली पड़ गई लेकिन अब वो 120 किलो जैसा वजन भी उठा सकता था। धीरे धीरे उसने अलग अलग पोजीशन में वार करना सीख लिया और जैसे जैसे गुरुजी की ताल तेज होती गई वो भी उसी रफ्तार से ताल मिलाने लगा। 33वें कक्ष की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगला पड़ाव था 32वां कक्ष। यहाँ के गुरु की आवाज बहुत तेज और गूंजदार थी। उन्होंने उसे 2 जलती हुई मोमबत्तियों के बीच खड़ा किया और कहा अपनी नजर सिर्फ लौ पर रखो। अब जैसे ही लौ हिलती उसकी आंखों को भी उसी दिशा में घूमना था लेकिन सिर बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए। अगर सिर हिला तो सीधा जलती हुई मोमबत्ती से टकरा जाता। दूसरी ट्रेनिंग थी लकड़ी के खंभों पर वार करना। हर खंभे पर एक छोटा सा आईना लगा था। जिस खंभे से रोशनी रिफ्लेक्ट हो उसी पर तुरंत वार करना होता। गुरु लगातार मोमबत्ती घुमाते रहते और वो बिना रुके उसी खंभे पर वार करता रहता जो चमकता। ये ट्रेनिंग थी तेज नजर और फुर्तीले हाथों की। 32वां कक्ष पास करने के बाद अगला चरण था आयरन हेड ट्रेनिंग। इसमें सीधा खड़े होकर सिर से ऊपर लटकते रेत के बोरे को मारते हुए आगे बढ़ना था और तब तक मारते रहना था जब तक मंदिर में रखी मूर्ति के सामने पहुंचकर अगरबत्ती न चढ़ा दे। शुरुआत में उसकी हालत खराब हो गई। लगभग दिमाग हिल गया। चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उठने की ताकत तक नहीं बची। तभी गुरु उसके पास आए और बोले ये आखिरी स्टेज है ताकत की ट्रेनिंग का। इसे पार कर लिया तो फिर असली कुंग-फू हाथ पैर और हथियार सीखना शुरू होगा। उनके सिर पर पड़े पुराने घावों को देखकर साफ था अगर मेहनत नहीं की तो इस स्टेज को पार करने में 3-5 साल भी लग सकते हैं। ये सुनते ही वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके बाद की ट्रेनिंग में उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसने आयरन हेड तकनीक में महारत हासिल कर ली। सिर्फ 2 साल के अंदर उसने शाओलिन के 36 कक्षों में से पहले 10 कक्ष पार कर लिए जो अब तक का रिकॉर्ड था। मठ के प्रमुख ने उसे सीधे उच्च पद पर प्रमोट कर दिया। अब उसे 36 में से किसी भी कक्ष में जाकर ट्रेनिंग करने की अनुमति मिल गई थी लेकिन इसके बावजूद वो रोज पहले से भी ज्यादा मेहनत करता रहा क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अपने लिए कुंग-फू सीखने नहीं आया था। उसके अंदर बदले की आग थी। उसके पिता को दुश्मनों ने मार डाला था और उसके कई साथी भी उसी हिंसा का शिकार हो चुके थे। वो जितनी जल्दी हो सके ताकतवर बनकर वापस जाना चाहता था ताकि अपना बदला ले सके।